आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आईपी यूनिवर्सिटी का ये ईस्ट कैंपस देश को समर्पित किया जा रहा है। अभी हम सब लोगों ने इस कैंपस को घूम के देखा। इतनी शानदार फैसिलिटीज़, इतना खूबसूरत कैंपस, ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से परहैप्स दिस कैन बी काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट campuses in the country. इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी कैंपस बन के तैयार हुआ। और ख़ास तौर से ईस्ट दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। ईस्ट दिल्ली में इस किस्म की यूनिवर्सिटी या कैंपस नहीं था। सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ओपी शर्मा जी को बधाई देता हूं, उनकी विधानसभा में ये कैंपस तैयार हुआ। इस तरह की यूनिवर्सिटी जब बनती है, यहाँ पे 2500 बच्चे पढ़ेंगे लगभग, इसकी कैपेसिटी 2500 बच्चे होंगे। इस तरह की जब यूनिवर्सिटी बनती है तो आसपास की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे आएंगे, रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, खूब सारी आसपास दुकानें खुलेंगी, कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर्टिकुलर विधानसभा को अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अभी मेरी कुलीग आतिशी जी ने बताया कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 7-8 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। एक तरह से पहले हमारे देश के अंदर एक तरह से 2 किस्म का शिक्षा व्यवस्था है। एक सरकारी स्कूल होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीब हो, रिक्शा वाले हो, मजदूर हो, तो आप अपने बच्चे को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजा करते थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत ख़राब होती थी। लेकिन पिछले 7-8 साल में सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो नतीजों से भी दिखाई देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी दिखाई देता है। वो एक सेक्टर था स्कूली शिक्षा, और फिर स्कूल के बाद 12वीं के ऊपर वाली शिक्षा। तो 12वीं तक की शिक्षा में तो हमने एक तरह से दिल्ली में एक मॉडल तैयार कर दिया, एक तरह से एक सिस्टम तैयार कर दिया। भाई अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, नतीजे भी 97। कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना, हाथ जोड़ के। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो। नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा देना। एक बार बोल तो इसको अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। एक मिनट, अब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ।
तो एक तरह से 12वीं तक अपने पास अब एक सिस्टम है, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप सरकारी स्कूल में भेज दो, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब अपने को 12वीं के बाद की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में हर साल लगभग 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। इसमें से लगभग 1.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलते हैं, 1 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकलते हैं। जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी 2015 में, तो उस वक्त 12वीं के बाद सारे कॉलेजेस मिला के, और डीयू का भी एक स्टेटिस्टिक्स लिया गया। डीयू में जैसे जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें तो 85% सीट जो हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व हैं, लेकिन डीयू के अंदर सीटें रिजर्व नहीं है। तो एक एस्टीमेट बनाया गया भी दिल्ली के बच्चों को कितने एडमिशन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो सारा मिला लिया जाए तो एक रफ एस्टीमेट ये है कि 2.5 लाख में से 1.1 लाख बच्चों के लिए दिल्ली में सीट अवेलेबल थी। तो एक तरह से 1.4 लाख बच्चों का डेफिसिट था। पिछले 7-8 साल के बाद अंदर ये 1.1 लाख से हम इसको 1.5 लाख तक ले जा पाए हैं। आज 1.5 लाख बच्चों के लिए 12वीं के बाद सीट अवेलेबल है। अभी भी 1 लाख का डेफिसिट है, हमें अभी 1 लाख और बच्चों के लिए सीट्स क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी इशू उठता है, और वो ये है कि पढ़ने लिख के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिले तो फिर एक मन में प्रश्न तो उठता है कि क्या शिक्षा सार्थक थी जो हमने पढ़ाई लिखाई की, अपर एजुकेशन। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक युवा के सामने यही है, जॉब्स 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 एंड जॉब्स। अगर जॉब्स नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे हाथ में डिग्री लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। और ये सारा सिस्टम 1830 ईस्वी में मैकॉले ने बनाया था। उसके पहले जो भी भारतीय सिस्टम था, हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टम था, जो मैंने पढ़ा है बताते हैं बहुत अच्छा सिस्टम था। अंग्रेजों के आने के पहले गांव-गांव के अंदर स्कूल थे, जो आचार्य का सिस्टम था, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, सारे एक ही साथ स्कूल में आके रहते थे। और फिर इन्होंने सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया अंग्रेजों ने आके 1830s के अंदर मैकॉले ने सारा। और उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, वो शिक्षा व्यवस्था भारत के लिए नहीं बनाई थी, वो सारी शिक्षा व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी क्लर्क पैदा करने के लिए, कि पढ़े लिखे क्लर्क पैदा होंगे और वो अंग्रेजों की सेवा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद हमने इसमें शिक्षा व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन नहीं किया। आज वही शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हम बीए करते हैं, हम बीकॉम करते हैं, हम ये डिग्री फलानी डिग्री बीएससी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती। तो नौकरी नहीं मिलती, फिर डिग्री करने का क्या फायदा। अब हमें कुछ ना कुछ करके हम लोगों को ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी जो कि अल्टीमेटली आपको रोजगार दिलवाए। मैं अभी पढ़ रहा था, मैं अभी डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था, यहां पे अब जो शिक्षा देने का प्लान किया जा रहा है, वो लग रहा है कि शायद यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर आपको सिखाया जाएगा, ऑटोमेशन पे सिखाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सिखाया जाएगा, रोबोटिक्स पे सिखाया जाएगा, इनोवेशन पे सिखाया जाएगा, मशीन लर्निंग पे सिखाया जाएगा, डेटा मैनेजमेंट पे सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज तकनीकी युग के अंदर ये डिमांड है सोसाइटी की। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चों को तुरंत नौकरी मिलेगी। लेकिन मेरा यह मानना है कि हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अकाउंटेबिलिटी इसी बात से फिक्स होनी चाहिए कि आपके निकलने वाले कितने बच्चों को नौकरी मिली, ये जरूरी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पे एक चीज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। नौकरियों की कमी है। सारे बच्चे अगर निकल के नौकरियां ढूंढने लग गए तो नौकरियां नहीं है इस देश के अंदर। हम बार बार ये कहते हैं कि हमें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। उस दिशा में अब अपने को अपनी शिक्षा व्यवस्था को ले जाना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा प्रयास दिल्ली सरकार में हम लोगों ने किया। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस करने के लिए हमने उन लोगों को प्रेरित किया। इसको हमने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस का नाम दिया।
इसमें क्या करते हैं कि एक बच्चे को 2,000 रुपये देते हैं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को 2,000 रुपये देते हैं और उनको कहते हैं इस 2,000 रुपये से बिजनेस करो। तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, पर शुरू शुरू में मनीष जी और आतिशी जी ने जब इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया, मुझे भी लगा यार पता नहीं क्या 2,000 रुपये में क्या बिजनेस होगा। उसमें वो क्या कर सकते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, वो टीम बनाते हैं। तो 15 बच्चे आए, 15 बच्चों ने अपने 2,000 रुपये डाले, वो 30,000 रुपये हो गए। वो 30,000 रुपये से फिर 1 मिनट मैडम, अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम बात ही नहीं कर सकते फिर। मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकता हैं, और कंक्लूजन मुझे बुलाए क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाए किस लिए? आप तो चुप करा सकते हैं, आपकी सुनेंगे, इधर वाले की सुनेंगे। नहीं, ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। Can we hear what sir has to say, please? Can we hear what sir has to say? Please stop. मेरे हो सकता है आप लोगों को कुछ आइडियाज पसंद ना आए, हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि केजरीवाल जो बोल रहा है वो सच नहीं है, हो सकता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 5 मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, है ना? उसके बाद आपने जो टिप्पणी करनी है टिप्पणी कर लीजिएगा, लेकिन किसी वक्ता को इस तरह से बीच में बार बार टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस देश के अंदर जनतंत्र है, बोलने का अधिकार तो सबको है। मैं किसी को गाली गलौच नहीं कर रहा, मैं अच्छी बातें कर रहा हूं। पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ना सही। एक मिनट, नहीं, 1 मिनट, बस। सो मैं ये कह रहा था कि 2-2 हजार रुपए देते हैं, तो उसमें मान लो 10 बच्चे इकट्ठे हुए 20,000 रुपये हो गए, 15 बच्चे इकट्ठे हुए 30,000 रुपये हो गए। उनको वो एक साथ डालते हैं और उसमें फिर वो सारे बच्चे मिलके कोई बिजनेस आइडिया ढूंढते हैं और उस बिजनेस आइडिया के बेसिस पे फिर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बना के फिर वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी मार्केटिंग करते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स अब इकट्ठे हो गए। इन 3 लाख बच्चों ने, 1.5 लाख बच्चे 11वीं के और 1.5 लाख बच्चे 12वीं के, इन लोगों ने मिलके 52,000 टीम्स बनाई हैं और हर टीम का एक आइडिया है। किसी ने कोई कॉफी बनाई है, किसी ने कोई ताला बनाया है, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने गेमिंग ऐप बनाया है, किसी ने कुछ, कई सारी चीजें बच्चों ने बनाई है। उनसे जब हम डिस्कस करते हैं, उनका पूरा जो माइंडसेट है वो चेंज होता जा रहा है। वो सोचते जो है वो ये सोचते हैं मैं क्या बिजनेस करूंगा, फिर कैसे करूंगा, फिर मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं फिर फाइनेंस कहां से लाऊंगा। पूरा उनका माइंडसेट चेंज होता जा रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम ये बिजनेस ब्लास्टर्स या एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस अगर कॉलेजेस के अंदर शुरू कर दें, मान लीजिए प्री फाइनल ईयर, सेमीफाइनल 1 साल पहले से 2 साल के लिए अगर हम इसको कर दें, तो जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं वो पास आउट होने वाले, जैसे अभी हम एक लैब में लेके गए, वहां पे कुछ गणेश जी एक प्रोडक्ट दिखाया। नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि इस तरह के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और इस तरह के बिजनेस आइडियाज, इसको एक बिजनेस आइडिया के रूप में क्यों नहीं सोचा जा सकता। तो अगर हम ये बिजनेस कि मुझे बाहर निकल के बिजनेस करना है, मुझे बाहर निकल के बिजनेस करना है, अगर 50% बच्चों ने भी निकलने के बाद बिजनेस करना चालू कर दिया, बाकी 50% को तो यही नौकरी दे देंगे। मुझे लगता है अब हमें इसी दिशा के अंदर जाना पड़ेगा। और एक मैं ये आतिशी जी से भी और डॉक्टर वर्मा से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि
इस दिशा के अंदर सोचना चालू करें कि कॉलेजेस के बच्चों को भी हम एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस की तरफ लेके जाएं। दूसरा, हमें एक सर्वे करने की ज़रूरत है कि हमारे दिल्ली के पिछले 6-7 साल में जो बच्चे 12वीं करके निकले वो फिर कहाँ गए, उनमें से कितने लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, कितने लोग दिल्ली के बाहर पढ़ने गए, कितने लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। अगर इसका अपने को एक डेटा मिलेगा तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है और उस सेक्टर के अंदर हम और ज़्यादा फैसिलिटीज़ खोल सकते हैं। मैं फिर से एक बार दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना शानदार कैंपस बना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आईपी यूनिवर्सिटी पहले तो देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आएगी और फिर एक समय आएगा जब दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आएगी। थैंक यू सो मच।